नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी और विजय सरदाना जी के साथ हम बात करेंगे विभिन्न आर्थिक पहलुओं की, जो आजकल का जो वैश्विक परिदृश्य है उसके संदर्भ में। स्वागत करता हूँ आपका विजय सरदाना जी। सर प्रणाम आपको और दर्शकों को। तो अभी तक देखा गया था कि एक जो तथाकथित ब्रिक्स नाम की जो ग्रुपिंग थी, उसको विश्व में और भारत में भी विशेष कोई गंभीरता से नहीं लेता था। और यहाँ तक कि ब्रिक्स की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें भारत ने ही ये कह दिया था कि साहब हम कोई डी डॉलराइजेशन का समर्थन नहीं करते, ब्रिक्स करेंसी का समर्थन नहीं करते। लेकिन उसके बाद से जो घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में लोग ये अलार्म साउंड करने लगे हैं कि भाई इस तरह से आप करते रहे तो डॉलर जो है वो चला जाएगा और अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज कर देगा। क्योंकि ट्रम्प बाबू कुछ भी कह देते हैं, वो कह देते हैं कि साहब उनके जो वो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों की जो ये ट्रेजरी होल्डिंग्स हैं जो आप ने डेट खरीदी हुई है वो हमारी है और हम जैसे चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। ये स्टेटमेंट भी आ गया। आप देख रहे हैं कि लोग धीरे-धीरे अपने जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग्स हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। भारत ने वो स्ट्रो अकाउंट की सुविधा भी दे दी। रशिया ने कह दिया कि साहब कि हम 90% सेटलमेंट अपनी नेशनल करेंसीज़ में कर रहे हैं। यूपीआई चारों तरफ जा रहा है। और ये भी अनाउंस कर दिया कि साहब की जो बॉर्डर ट्रेड होगी वो युआन रुपी में होगी चाइना से। क्या वाक़ई ये जो मृगमरीचिका थी डी-डॉलराइज़ेशन वाली, इसको ट्रम्प महोदय के कारण एक वास्तविक धरातल मिल सकता है? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और अगर हम देखें इस समय सबसे बड़ी जो परेशानी है ट्रम्प साहब की वो यही है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिका का जो दबदबा था वो क्या था? उनका दबदबा यही था कि भाई मेरे पास डॉलर है, तुम अगर ट्रेड करोगे तो तुमको डॉलर चाहिए, डॉलर अमेरिकन बैंक्स देंगे, अमेरिकन डेवलप्ड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम था स्विफ्ट वगैरह उसके माध्यम से आप लोग उसको ट्रांजैक्ट करेंगे और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपकी डॉलर सप्लाई और ट्रांजैक्शन सब बंद कर सकता हूं, जैसा उन्होंने रशिया के खिलाफ किया। तो जब आपने डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया तो दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज थी उनको ये लगा यार ये तो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है और लाइव एग्जांपल रशिया है। इस स्थिति के अंदर अल्टरनेट ट्रेडिंग ऑप्शन होना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से रशिया और चाइना में इन दोनों देशों से जब अमेरिका की जो पॉलिटिकल टसल बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस तरह की हरकत अमेरिका कर सकता है। तो इस पे काफी समय से काम शुरू हो गया था और ये इन्होंने कई बार करके दिखाया। जैसे अगर आप देखें तो ईरान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि आपको हम डॉलर ट्रांजैक्शंस नहीं करने देंगे, हम आपका ऑयल ट्रेड नहीं करने देंगे। अब ईरान इसलिए नहीं कर पा रहा दुनिया में ट्रेड क्योंकि डॉलर के बगैर ज्यादातर देश किस करेंसी में देंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू बना। तो फिर उन्होंने ट्राई किया भाई चाइना के साथ तो चलो हम युआन में कर लेंगे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और बदले में उनसे गुड्स ले लेंगे, जो बार्टर होगा और थोड़ा बहुत जो गैप होगा उसको युआन में कर लेंगे। या बहुत सारी जगह पे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को यूज करना शुरू किया। रशिया के बाद तो मैसेज बहुत क्लियर था कि हमने आपके जो एसेट्स हैं दुनिया भर में उस पे उन्होंने सीज कर लिया, साथ ही स्विफ्ट से अलग कर दिया। बाकी जो दुनिया के देश थे, अगर आप देखें वेनेजुएला जैसा देश जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी आपसे डील करेगा वो डॉलर में करेगा, डॉलर हम देंगे नहीं। ये सब देखते हुए और चाइना को बार बार धमकाना कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, चाइना ताइवान के ऊपर अगर ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब चीजें देखते हुए दुनिया को ये लगा कि जैसे
हमें एक अल्टरनेट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत है। और करेगा कौन? G7 तो डॉलर के यूरो डील और डॉलर में समझौता है, वो तो G7 कंट्री उसी के हिसाब से चलेगा। G20 भी अगर हम देखें ज्यादातर डॉलर ओरिएंटेड कंट्री थे, लेकिन जब ब्रिक्स का मुद्दा आया, ब्रिक्स में हर देश को ये पता था कि डॉलर एक थ्रेट है, एक वेपन है। चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, ईरान हो, बाकी जितने देश जुड़ते जा रहे हैं ब्रिक्स में, उन सबको लगता है कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब सबकी समस्याएं एक हैं, तो ऑब्वियसली समाधान निकालना आसान हो जाता है। और इसीलिए डी डॉलराइजेशन का जो मुद्दा है वो गरमाया, और इस पे बहुत तेजी से काम हुआ। और रशिया ने जब इंडिया से ट्रेड शुरू किया और रुपये में किया, उससे अमेरिका को ये लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हम तो अब कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। हम चाइना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम रशिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए, अब इंडिया भी हाथ से निकल गया, तो ये तो मुश्किल होगी। इसी के बाद उनको ये लगा कि अगर दुनिया की सारी ये बड़ी ताकतें एक साथ हो गई, तो हम तो यूरोप और अमेरिका मिलके तो पूरे एशियन इकोसिस्टम को तो हम एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे एज ए मार्केट। अब ये हमारी सुन नहीं रहे, ना पॉलिसी हमारे हिसाब से बन रही है, ना डॉलर हमारे हिसाब से चल पा रहा है, ना फाइनेंशियल सिस्टम हमारे हिसाब से चल पा रहा है। तब इनको लगा कि इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और उसी का रिएक्शन है जो ये बेतहाशा, बिना लॉजिकल जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, खासकर इंडिया के खिलाफ। ये ट्रंप की वही फ्रस्ट्रेशन है जो हमें देखने को मिल रही है। जी संजय। आप सही कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि बार बार यही कहते हैं कि साहब कि ये जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाए गए हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये पेनल्टी है फॉर ट्रेडिंग इन रशियन ऑयल, बड़ा अच्छा उत्तर कल दिया है इसका डॉक्टर जयशंकर ने कि भाई तुमको खरीदना, अगर तुमको नहीं पसंद है तो मत खरीदो ना। पसंद भी नहीं है, खरीद भी रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? अभी भी नहीं रुका है वो, बराबर खरीदे जा रहे हैं। और तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने थियरीज लगाई कि साहब एक तो वो है ही कि उसकी जो नोबेल पीस प्राइज की जो इच्छा थी, बार बार भारत ने कहा हमने तुमको इन्वॉल्व ही नहीं किया। कल पाकिस्तान ने भी कह दिया हमने तुमको इन्वॉल्व नहीं किया। अब वो नहीं, ये पाकिस्तान तो का क्या करेगा? जो तो ये बात तो सही है सर, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, तो इस समय परेशानी उनको इसी बात की है कि हमारे हिसाब से दुनिया चल नहीं रही। हमने 75 साल इस दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम अपने हिसाब से चला रहे थे, तो अब कुल मिला के 80 साल होने को है। 80 साल के अंदर हमने जो दादागिरी करी थी, अब वो अचानक हमारे हाथ से जा रही। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी दुख उनको इस बात की है कि देखिए, रशिया तो चलो एक अपने आप में सुपर पावर था, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल सबके सामने है। चाइना डेवलपिंग इकोनॉमी था, आज वो इतना ताकतवर आ गया कि हमको आंख दिखा रहा है। ये तो ठीक नहीं हुआ। अब भारत भी आत्मनिर्भर भारत होने की बात कर रहा है, अब ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि अगर ये सब लोग अपने आप से काम करने लग गए तो हमें कौन पूछेगा? हमारे यहाँ तो स्टेगनेंट मार्केट है। अब ये हथियार भी खुद बनाएंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी खुद बनाएंगे, और अब रही बात बची खुची की डॉलर भी की अल्टरनेट या करेंसी भी अपनी बनाएंगे, स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेट भी इन्होंने बना लिया, तो फिर हमें पूछेगा कौन? फिर तो हम बाजार में एक बाकी जैसे कस्टमर घूमते हैं, हम भी घूमेंगे, हमारी दादागिरी तो खत्म हो गई। ये जो पॉलिटिकल शोडाउन चला है, ये अनबियरेबल। और सर आपको तो पता ही है कि लाल बत्ती एक बार आदत पड़ जाए तो फिर बिना हम्म। लाल बत्ती के रहना कितने लोगों को मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं छोड़ते।
आज भी हाँ, आप देख लीजिए कि लोग आप रिटायरमेंट के एमपी बाद थे। भी लाल बत्ती लगा के चलते रहते हैं। सर मैं वही कह रहा हूं, आप नशा देखिए ना कि लोग एमपी थे, अच्छी बात है, भूतपूर्व एमपी का भी गाड़ी पे बोर्ड लगा के चलते हैं। अब आप सोचिए कि कितना नशा है सत्ता का, कि आपको संसद सदस्य का तो बच्चे बोर्ड लगा के घूमते ही है गाड़ियां लेके, भूतपूर्व सांसद का भी बोर्ड लगा के लोग घूमते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी भी सत्ता के करीब, मतलब ताकत के करीब रहने का शौक है। वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम सत्ता से बाहर हो गए। यही हालत अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो ट्रंप साहब कैसे मान लें कि आज मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा, ये उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और इसीलिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने बोल दिया था ना कि भैया, वर्ल्ड डज नॉट नीड एम्परर, आपकी जरूरत नहीं है, जिले हिलाइए, आप अपने घर में रहिए, आपकी जरूरत नहीं है हमें। तो ब्राजील पे 50% टैरिफ ठोक दिए। तो अमेरिका में तो अब स्थिति ये आ रही है कि ट्रंप साहब जो पुराने बड़े नेता हैं उनके साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उनके अपनी फोटो और उनकी फोटो डाल रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं, कभी रूजवेल्ट के साथ, कभी किसी और के साथ, कभी निक्सन के साथ, निक्सन की फोटो और अपनी फोटो। तो आज तो एक कमेंटेटर ने कह दिया, आई एम वेटिंग कि जिस दिन ये अपनी फोटो लिंकन के साथ डालेंगे या वॉशिंगटन के साथ डालेंगे कि देखो आई एम इन दैट लीग। तो ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। अब इस एज में अब उनको जिंदगी में क्या चाहिए सर? पैसा खूब है, सिस्टम को पूरा भोगना है, एयरफोर्स वन उनके अंडर है। अब सब कुछ होने के बाद अब क्या बचता है सर? एक एस्पिरेशन तो यही होता है ना कि लोग मुझे अमर मान लें, पीपल शुड स्टार्ट ट्रीटिंग में लाइक ए गॉड। अब वही उनका है, इसीलिए जो आता है वो मन में करते हैं। उनका लॉजिक हो नहीं हो, इससे किसी को लेना देना है नहीं। तो अगर एक कंजर्वेटिव असेसमेंट करें तो हम देखेंगे कि वैसे भी ओवर द इयर्स, अगर आप पिछले 20-30 साल का या टर्न ऑफ द सेंचुरी से लें, तो जहां 80% से ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का उपयोग होता था, करंट आई एम टोल्ड इट इज अबाउट 56%। तो इतना तो डॉलर का उपयोग जो है वो पहले ही हो गया। और अब यदि ये नेशनल करेंसीज वाला ये पिकअप कर गया और चाइना और भारत जैसी बड़ी कंट्रीज, बड़ी इकोनॉमीज इसका उपयोग करने लगी, तो फिर मेरे ख्याल से अगर 40% से नीचे चला जाएगा डॉलर, देन यू कैन से कि भाई डॉलर इज फिनिश्ड। नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड है सर। बाय 2035 डॉलर ट्रेड इन द वर्ल्ड विल बी अराउंड 40%, 40-42% के आसपास, ये फोरकास्ट है। क्योंकि अगर आप देखें जो सन 2000 में डॉलर का जो वर्ल्ड ट्रेड का जो, अगर आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डॉलर का शेयर जो था वर्ल्ड करेंसी में, दैट वाज अराउंड 72%। अगर आप करेंसी रिजर्व्स की बात करते हैं, मतलब कि दुनिया भर की जितनी भी रिजर्व्स करेंसी थी, लोग डॉलर के ऊपर भरोसा करते थे और 72% काम डॉलर के हिसाब से हो जाता था। आज वो घट के पिछले 25 साल में आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 54-56, 20% कम हो गया। मतलब सालाना 1% के हिसाब से दर कम हो रही है। अब इसको समझिए। और अब ये और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिक्स का सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, जैसे जैसे अल्टरनेट गेटवेज बनेंगे, पेमेंट गेटवेज बनेंगे, जो अब नया ट्रेड डील होगा। अब मान लीजिए कि आपने इंडिया को कह दिया आप डील नहीं करोगे। मान लीजिए मेरा $100 बिलियन का ट्रेड होता था अमेरिका के साथ, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, मान लीजिए ट्रेड बंद हो गया। अब मैं जिस भी कंट्री से ट्रेड करने जाऊंगा तो कोशिश तो यही करूंगा कि यार हम अपनी करेंसी में करते हैं, हम डॉलर में क्यों करें? जैसे रशिया के साथ हम कर रहे हैं, चाइना के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जहां हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसको तो हम आसानी से कह सकते हैं रुपये में काम करो हमारे साथ, वहां तो डॉलर की जरूरत ही नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर जहां जहां भारत का ट्रेड सरप्लस है उसको रुपए में कन्वर्ट करने में तो कोई देर लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंडियन करेंसी आपको, हमसे जो माल बेचोगे इंडियन लोग, और जब हम आपसे खरीदेंगे आपको इंडिया में देंगे, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपके पास सरप्लस इकट्ठा होगा नहीं।
तो जहां जहां पे भी सरप्लस इकोनॉमी है भारत का ट्रेड बैलेंस जिन देशों के साथ, वहां तो डी डॉलराइजेशन इमीडिएट होगा। यही चाइना ने किया है कि आपको जितना माल खरीदना है आप हमसे खरीदिए, हम यूएन में चार्ज करेंगे, और जो हम आपसे खरीदेंगे हम आपको यूएन में पेमेंट करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप 10% अगले 10 साल में और जोड़ देते हैं, तो जो आज आप 52-53 की बात कर रहे हो आ जाएगा 40-44 के आसपास। तो ये तो डिक्लाइन एक्सेलरेट होना ही होना है। ये है कि हाँ, दुनिया में 41% जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं दे विल प्रेफर टू डील विद डॉलर, ठीक है, लेकिन डॉलर विल नॉट बी ए मेजर रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड, ये बात तो पक्का है। उससे ये होगा कि डॉलर की जो दादागिरी थी उसका असर, वेपनाइजेशन जो है, वो सिर्फ उन देशों में रहेगा जो अमेरिका के फ्रेंडली देश हैं, जो डॉलर में डील करना चाहते हैं। अब ये अमेरिका के ऊपर है कि आप डॉलर को एज ए वेपन अपने दोस्तों के खिलाफ यूज करना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर। तो ये स्थिति है सर ओवर। यूरोप क्या करेगा? क्योंकि यूरोप के पास अपनी एक कॉमन करेंसी यूरो के रूप में है, और बीच में इन्होंने ये प्रयास भी किया था कि भाई यूरो भी एक पैरेलल रिजर्व करेंसी बन जाए, लेकिन अमेरिका ने बनने नहीं दिया। अब जिस तरह से यूक्रेन वाले मामले में ट्रीट किया गया है यूरोप को, जो सबने देखा है, उसको देखते हुए यूरोप की कई कंट्रीज में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उफान पर है। और यदि ये मान लीजिए 2-3 और कंट्रीज भी इटली की तरह अगर नेशनलिस्ट आ गई, तो फिर वो डॉलर को और मुश्किल करेंगी, क्योंकि फिर ये डिमांड उठेगी कि भाई आप यूरो स्ट्रेंथन कीजिए और यूरो में ट्रेड कीजिए। और ये जो आपके चाइना और भारत, हम भी यही प्रेफर करेंगे कि हम यूरोप के साथ यूरो में ट्रेड करें, ना कि डॉलर में। नहीं, थोड़ा बहुत तो सर असर है ही। जहां जहां पे भी यूरोप ने अपना ट्रेड फैलाया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है, आपका ईस्टर्न यूरोप का इशू रहा है, रशिया के साथ जहां तक बात है, बाकी अफ्रीका के अंदर, इन सब कंट्रीज के अंदर हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि इस समय ट्रेंड चल रहा है। यूरो भी अगर है तो यूरो के लिए भी यही बात हो रही है कि हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी है। दे आर वेरी क्लियर। और अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल बैंक हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, वहां पे भी जो डॉलर का ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड रिजर्व्स इंस्टेड ऑफ डॉलर रिजर्व्स। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले एक साल के अंदर गोल्ड की वैल्यू 20% बढ़ी। तो जो हालात हैं उसको देखते हुए हमें इस बात को समझना होगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डॉलर के फेवर में नहीं है, कम हो रहा जी। तो अब इस दृष्टि से यदि देखें तो ये जो ट्रंप का जो ये वेपनाइज्ड टैरिफ पॉलिसी है, और जिस तरह से इसने लोगों को एक तरह से हम कहें जलील किया है, ह्यूमिलिएट किया है, उसको देखते हुए इसका क्या भविष्य है? देखिए, भविष्य तो यही है सर कि लोग अपने हिसाब से अपने ट्रेंड को, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस समय हालात हैं कोई भी अमेरिका के भरोसे रहना नहीं चाहता है, और ह्यूमिलिएशन तो हर आदमी फेस कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आने वाले समय में ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा घातक होगा, क्योंकि अमेरिका के अलावा जितने देश हैं वो सब किसी ना किसी तरह से ये बात मैसेज ले रहे हैं ट्रंप की इन हरकतों से कि देखिए आप अब रिलायबल रहे नहीं, आप किसी ना किसी रूप में हमारे लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं। उसका अल्टरनेट हर सरकार, चाहे वो ओपनली बोले या ना बोले, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ने भी जैसे कहा कि भाई हम अपना सेमीकंडक्टर खुद बनाएंगे, हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करेंगे, हम यहाँ पे रेयर अर्थ पे अपना काम शुरू करेंगे, हम लोगों ने अपनी मिलिट्री R&D और एस्टेब्लिशमेंट्स को बढ़ाना शुरू किया। अल्टीमेटली
जो भारत की एयरफोर्स विदेशी एयरक्राफ्ट लेती थी, हमने अपने ही हवाई जहाज इंडक्ट करने शुरू कर दिए, अपनी मिसाइल्स इंडक्ट करनी शुरू कर दी, रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? अब सवाल इस बात का है कि अगर आप ये सब नहीं करते और भारत आराम से बैठा होता तो तुम्हारे से हथियार खरीदता रहता। अगर आपने ये तमाशा नहीं किया होता और चाइना ने रिटेलिएशन में रेयर अर्थ नहीं बंद किए होते भारत को भी, तो भारत तो कभी सोच ही नहीं रहा था कि हमें रेयर अर्थ पे काम करना है। 5 साल पहले या 2 साल पहले रेयर अर्थ मैग्नेट की कौन चर्चा करता था सर? तो ट्रंप ने एक हिसाब से पूरी दुनिया को जगा दिया, ये कह के कि भैया तुम मस्ती में हो, अगर इसको सोचो कि मैं तो आज बंद कर रहा हूं, कल को कोई और मेरी जगह आया या चाइना ने कल को बंद कर दिया, तब तुम कहां जाओगे? तो मेरे ख्याल से एक ये अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया इसको पॉजिटिव वे में लेगी। और मुझे लगता है कि जब ये पूरी दुनिया अपनी अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेगी, अपने नए ट्रेड रिलेशन डेवलप कर लेगी, तब सवाल ये उठेगा कि तब अमेरिका किसको ये बताएगा कि भाई आप मेरे से खरीदो, क्योंकि चाइना की कैपेसिटी अभी भी है, इंडिया में भी कैपेसिटी खड़ी हो जाएगी, अमेरिका में वो कह रहे हैं कि आप आके इन्वेस्ट करिए, मतलब अमेरिका में कैपेसिटी खड़ी हो जाएगी। तो ये सब चीजें जब खड़ी हो जाएंगी तो वर्ल्ड में तो कैपेसिटी एनहांस हो रही है ना, कम तो हो नहीं रही। आज मजे की बात देखिए सर, इंटेल जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हर पीसी के अंदर इंटेल लगा होता था, आज वो कंपनी बैंकरप्ट है, दिवालिया होने के कगार पे। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया में तो मोबाइल बिक रहे हैं, कंप्यूटर्स बिक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट कंपनियां आ गई हैं जो कंप्यूटर चिप्स बनाना शुरू कर दिया, और वो उनसे सस्ते और अच्छे बना रहे हैं, तभी तो इंटेल का माल नहीं बिक रहा। इस स्थिति के अंदर और दूसरी ये तरफ स्थिति यहाँ तक आ गई कि उसने अपनी 10% इक्विटी फ्री में गवर्नमेंट को दे दी। हाँ, वो वही है ना सर, जो उनको अपने सर्वाइवल के लिए करना है वो तो करेंगे ना सर। अब इस स्थिति का पर्पस क्या है सर? इंटेल और एएमडी दो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां होती थी जो चिप्स बनाती थी, और पूरी दुनिया में दो ही कंपनियां राज करती थी। आज स्थिति क्या है सर? आज स्थिति है कि इंटेल का चिप कोई नहीं खरीद रहा। एनवीडिया जो पहले कंपनी थी जो गेमिंग बनाती थी उसके कार्ड्स, आज वो मेन सप्लायर हो गए एआई के। एएमडी उधर चाइना के अंदर 3-4 कंपनियां खड़ी हो गई हैं, ताइवान में लोग खड़े हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ जिस तरह से बदलाव आ रहा है, ये अमेरिका के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि अब आपकी टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली नहीं रही है। और जहां तक बात है अमेरिका की, उसके चाइना की, तो चाइना ने तो एक पॉलिसी बनाई दी कि अमेरिका से ना हम हार्डवेयर लेंगे ना सॉफ्टवेयर लेंगे। उस स्थिति में जो सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट का मार्केट था दुनिया में, चाइना, अब वो अमेरिका के हाथ से बाहर हो गया। अब भारत ने भी अगर कल को ये डिसीजन ले लिया, भारत की मजबूरी क्या है? भारत के साथ सबसे बड़ी आज ट्रेजेडी ये है कि या तो आपको चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है या अमेरिका पे, और दोनों ही टेक्निकली अनफ्रेंडली है। हम यहां फंस गए आके। अब हम जागे हैं। 2-4-5 साल में भारत सरकार अगर पूरा जोर शोर से इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और राज्य सरकारें और पॉलिटिकल सिस्टम तमाशा ना करे, हम अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए तो तीसरा देश खड़ा हो जाएगा भारत। रशिया के साथ हम कोलैबोरेट करके नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमने डिफेंस में करके देखा है। उस स्थिति के अंदर जब 3 सप्लायर दुनिया में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा सर? मोनोपोली अमेरिका की खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब दादागिरी नहीं कर पाएगा। जिसको मटेरियल चाहिए होगा वो कहेगा ठीक है तुम नहीं दे रहे, मैं चाइना से ले लूंगा, चाइना भी अगर ज्यादा दाम लगाए तो मैं भारत से ले लूंगा, और कुल मिला के एक नया जो इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजीज को लेकर, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उस स्थिति के अंदर अमेरिकन कंपनीज क्या करेंगी? क्योंकि वहां तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 से 40% महंगा है भारत से। चाइना एफिशिएंट है कंपेयर टू बाकी सब देशों के।
तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है कि हम पूरी स्थिति के अंदर इसको कैसे मैनेज करें। तो ये देखने वाली बात होगी सर। ओके, तो अब ये बताएं कि ये जो अमेरिका के साथ हमारा शीत युद्ध चल रहा है और जो ये बकवास हो रही है पूरी अमेरिका की तरफ से, इसका तो मुझे लग रहा है कि भारत पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस हिसाब से पड़ रहा है कि भारत में भी सरकार ने और लोगों ने भी कमर कस ली है कि भाई ये अमेरिका का जवाब देना। सर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 3 हफ्ते पहले, थैंक यू ट्रम्प। थैंक यू ट्रम्प, यस। और ये वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है, करीब हाँ। 5 लाख के आसपास लोग उसको देख चुके हैं। हम्म। मेरा ये कहना है सर कि ये जरूरी था भारत को जगाने के लिए। जो हम काम खुद नहीं कर पाए वो ट्रंप ने कर दिया। तो जो काम हम नहीं कर पाए, ट्रंप के चैलेंज होने से क्या हुआ, आज मोदी साहब को अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है, और अच्छी बात क्या होती है सर कि अगर आपका जो लीडर है उसका अगर थोड़ा आत्मसम्मान पे ठेस पड़े ना, वो अच्छा होता है। तो ट्रंप ने जब मोदी को चैलेंज किया एक हिसाब से कि भाई तुमको मैं देख लूंगा, तो मोदी ने कहा ठीक है मैं तुमको देख लूंगा। तो अब कैसे देखोगे आप? तो आपको अपने सिस्टम को तो एक्टिवेट करना होगा। तुरंत भारत सरकार ने रेयर अर्थ का प्रोग्राम लॉन्च किया, तुरंत हमने जो सॉफ्टवेयर थे उन पे काम शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, डिफेंस को लेकर अमेरिका के हथियारों की डील कैंसिल करी, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का, बाकी जगह पे आपने फुल स्पीड से काम शुरू कर लिया। तो ये सब चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि अब आपको ट्रंप को जवाब देना है। अब अगर ट्रंप ने आपको धमका दिया और आप फिर हाथ जोड़ के पहुंच जाओ वहां पे कि माई बाप गलती हो गई है मेरे को दे दो, तो ये तो इंसल्ट हो गई ना मोदी साहब की। और हमें पता है मोदी साहब वो तो करने वाले हैं नहीं। तो जब वो करने वाले नहीं है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने देश के सिस्टम को सुधारा जाए। अब वो उस काम में लग गए हैं। तो जब आप अपने देश के सिस्टम को सुधार रहे हैं और उस काम में अगर आप लग गए हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सर? तो और जहां तक बात है जनता की, पूरी दुनिया ने बाइकॉट अमेरिका प्रोडक्ट्स पे कैंपेन शुरू कर दिया है। लोगों ने अमेरिकन सॉफ्टवेयर को यूज करना बंद कर दिया है। उन्होंने अमेरिकन, यहां तक कि कोका कोला पेप्सी खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिकन ब्रांड को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि अमेरिका की ताकत कहां से आती है? अमेरिका की ताकत आती है अमेरिका के ब्रांड से, जब उनका माल बिकता है, क्योंकि यही तो मुनाफा जाके ट्रंप की जेब गर्म करता है। आज अमेरिका जिस चीज पे दादागिरी कर रहा है वो अमेरिका का लोकल मार्केट तो है नहीं, पूरी दुनिया से कमा के अमेरिका जाता है माल। तो जब लोगों ने वो सिस्टम बंद ही कर दिया, आपका जब माल ही मैं नहीं खरीदूंगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप अमेरिका लेके क्या जाओगे? तो ये एक आम आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है इस तरह की स्थितियों में। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर लोग साथ दे रहे हैं कि अब चुनौती 2 लेवल पे है। एक तो राजनीतिक लेवल पे है कि चलो हमने अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करना शुरू किया, जो काम नहीं कर रहे थे वो काम शुरू किया। उससे बड़ी चुनौती है हमारी इंडस्ट्री की कि भैया आप भारतीय हो, मेक इन इंडिया हो, तो कम से कम घटिया माल तो मत बनाओ। आप अपने ही देश के कंज्यूमर्स को चूना लगा रहे हो घटिया माल, मिलावटी माल बना के। मतलब इससे बड़ी देश के साथ गद्दारी क्या होगी कि आप अपने ही लोगों को पैसे पूरे ले रहे हो लेकिन माल घटिया दे रहे हो, मिलावटी माल उनको खिला रहे हो। तो ये तो गद्दारी हो रही है ना देश के साथ। और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो इन टेररिस्टों के साथ मिलके देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अगर आप ये देखो तो इस समय चुनौती जो ट्रंप से ज्यादा बड़ी चुनौती है वो हमारा जो भ्रष्ट तंत्र है, जो अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहा है, अपने ही देश के लोगों के अंदर गलत क्वालिटी, गलत प्रोडक्ट, गलत चीजें सर्कुलेट कर रहा है। आज सबसे बड़ी चुनौती वो है, ट्रंप बड़ी चुनौती नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारा भ्रष्ट तंत्र और हमारी कंपनियां अच्छा काम करना शुरू कर देंगी
हमें कौन रोकेगा सर? हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हम क्यों विदेशी माल खरीदेंगे? हम इसलिए विदेशी माल खरीदते हैं क्योंकि जो हमें यहां मिलता है उसकी क्वालिटी से हम संतुष्ट नहीं है। तो ये बात है। तो जो देश के साथ जो गड़बड़ हो रही है वो अंदर बैठे हुए जो देशद्रोही हैं, चाहे वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर हैं या 2 नंबर का काम करने वाली कंपनियां हैं, खतरा उनसे है, खतरा बाहर के लोगों से नहीं है। अब मोदी साहब इनको सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अब देखना बाकी ये एक नई परिपाटी आरंभ की हमारे अंकल ट्रंप ने कि न केवल वो अनइक्वल टैरिफ लगा रहा है कि भाई आपके यहाँ तो हम 0% टैरिफ पे जाएंगे, हमारे यहाँ आपका एक मिनिमम बेस टैरिफ होगा, किसी का 15%, किसी का 19%, किसी का 25%, और भारत के केस में प्यूनिटिव टैरिफ और 25%। साथ में फिर साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको जो है उनसे सबसे ये कमिटमेंट कराएं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आप अपने रिसोर्सेज जो हैं वो हमको गारंटी करेंगे, वो हम रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे। ये हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले युग में जा रहे हैं। सर। ऐसा है कि अब मैं वही कह रहा हूं कि ये ट्रम्प की पॉलिसीज चलेंगी नहीं। अब ये तो ऐसा है कि अब आपको काम करना है, अब आपकी कोई गर्दन किसी के हाथ में है, अब वो कहेगा कि साहब आप कपड़े भी उतारो और साइन भी करो और अंगूठा भी लगाओ और मेरे पैर भी छुओ, तो आपको करना पड़ेगा सर। एक सीधी सी बात है, मजबूरी जब होती है ना, ये हर देश के साथ स्थिति आती है। आज चाइना के साथ क्यों नहीं कर पा रहे वो? उन्होंने टैरिफ लगाया, चाइना ने कहा ठीक है भाई हम भी लगा देते हैं। चाइना ने डबल कर दिया, उसको डराने के लिए ट्रंप ने और लगा दिया कि लो ठीक है तुमने लगाया मैं और बढ़ा देता हूं। चाइना ने कहा ठीक है मैं भी बढ़ा देता हूं। अल्टीमेटली ट्रंप को क्या करना पड़ा? बैक डाउन करना पड़ा कि अच्छा ठीक है मैं आगे नहीं लगाऊंगा, मैं वापस ले लेता हूं। क्योंकि चाइना ने कहा ठीक है तुम टैरिफ लगा रहे हो, मेरे से माल लेना मत। तो ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हेलो। ये सब चीजें सर, हेलो, जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब चीजें सर तब आती हैं जब आप मजबूर होते हो। और आज भारत की मजबूरी यही है कि साहब हम डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे, डॉलर पे। हमने अपने यहाँ पे ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनाई नहीं। तो ये सब चीजें हैं सर। और अगर आज चाइना आगे निकल गया और चाइना को वो दबा नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। हाँ, तो लेकिन भारत बहुत देखिए सारी आप, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी तो भारत ने किया है ना, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी ले लीजिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत टेक्नोलॉजीज अगर ले भी रहा है तो अमेरिका के ऊपर तो डिपेंडेंट बिल्कुल ही भी नहीं है। नहीं देखिए सर, एक छोटी सी बात है। आज आप और हम जो बात कर रहे हैं इस टेलीकॉम सिस्टम पे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसकी टेक्नोलॉजी? भारत ने तो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जूम के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है, वेबएक्स पे पूरी दुनिया निर्भर है। जब भारत के अपने मंत्रालय, दुख की बात देखिए ना सर, जब हम अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते हैं, भारत के सारे मंत्रालय, भारत के सारे कोर्ट्स में जितना सिस्टम चल रहा है, हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम नहीं बना पाए पिछले 5 साल में कोविड के बाद से। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी सर? कहने को आप कुछ भी बोल दीजिए कि हम आईटी सुपर पावर हैं। कहां से सुपर पावर है सर? मैं ईमेल यूज करता हूं, विदेशी। मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं, विदेशी। मैं अपने ऑफिस के अंदर वीसी यूज कर रहा हूं, विदेशी। मेरी डे टू डे सुबह जो मोबाइल यूज कर रहा हूं उसका सॉफ्टवेयर विदेशी, उसके एप्स विदेशी। मतलब सुबह से लेकर रात तक जो मैं काम कर रहा हूं, कौन सा ऐसा हिस्सा है सर जो मेरी जिंदगी का विदेशी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है? हम आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं? डिफेंस ठीक है, आप वो तब यूज करोगे जब लड़ाई होगी, लेकिन आत्मनिर्भर तो तब है ना जब डे टू मैं डे थोड़ा सा काम में मैं थोड़ा सा अपने देश आपको की टेक्नोलॉजी यूज करूं। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि पूरे दुनिया में यही देखा गया है कि जो डेवलपमेंट जो कटिंग एज डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में हुए हैं
वो आरंभ डिफेंस सेक्टर से ही होते हैं। जैसे उदाहरण दे देता हूँ मैं, जो हमारे यहाँ जो कटिंग एज डेवलपमेंट हुए, जैसे जो पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम जो हमारी डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस सेक्टर जो पूरा यूज़ कर रहा है, वो एक स्वदेशी सिस्टम है, उसका नाम है भारोस। वो अब ओएस यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, इनका दूसरा वाला, वो सारे मोबाइल्स जो हैं भारोस पे चलते हैं। इसी तरह से जो आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी उन्होंने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे डेवलप करके और बॉस नाम से और उसको करके, और वो कई जगह यूज़ हो रहा है और बाकी उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। इसी तरह से आप ये देखें कि जो हमारा पूरा का पूरा जो स्पेस सेक्टर है, वो पूरी तरह से लगभग अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। जहाँ नहीं है, जहाँ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की समस्या है, वहाँ पर भी अ, अमेरिकन सिस्टम से हट के, जैसे अभी जो लेटेस्ट डील हुई है आपकी, लेटेस्ट डील हुई सैफ़्रॉन से। सैफ़्रॉन से सैफ़्रॉन जो है उसको पता है, क्योंकि भारत ने भी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है टरबाइन आपके एविएशन गैस टरबाइन के लिए, वो भारत ने डेवलप कर ली है। लेकिन उससे बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सैफ़्रॉन जो है वो इसी कारण से तो यहाँ आ गया है ना, कि भाई चलिए ये काम तो करेंगे, ये 5 साल डिले होंगे कि कम से कम हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है, हम उनको ले लेते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? वो हर चीज़ में जो है वो अपना एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यही एक्सटॉर्शन चलता रहा, तो चाइना ने अपने बहुत सारे सिस्टम और ऐप डेवलप कर लिए, रास्ता दिखाया उसने। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो भारत नहीं डेवलप कर सकता। कल को अगर क्लीन ब्रेक होता है, भारत भी डेवलप कर लेगा। वही वाली बात आपने कही, थैंक यू ट्रम्प। तो थैंक यू ट्रम्प तो हम कर ही रहे हैं। यूरोप में ये बात चल रही है कि भई हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी है, जो हम नहीं डेवलप कर रहे हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज़। अल्टीमेटली तो पहले तो यूरोप ही लीड करता था। ये तो 20वीं सदी में जाके हमने अमेरिका को ये जो एज थी, या जो लीड थी हमारी टेक्नोलॉजी लीड, वो हमने अमेरिका को दे दी। तो खाली हम अकेले नहीं हैं, यूरोप भी निकलेगा उससे बाहर, चाइना भी निकलेगा उससे बाहर, जापान भी निकलेगा उससे बाहर और भारत भी निकलेगा बाहर। जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि सर ये सब अच्छी बात है जो आपने कहा, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मैं भी इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपने सिस्टम डेवलप कर लिया, देखो दुनिया को दिखना, भारत के अंदर ना आत्मनिर्भर कब आदमी आदमी को कॉन्फिडेंस कब आता है सर? आज आप मिसाइल छोड़ते हो और उस पे लिखा होता है अग्नि मिसाइल, भारत के द्वारा डेवलप। भारत का जो स्वाभिमान होता है ना, वो बढ़ता है। आपने हेलीकॉप्टर बनाया, दुनिया को दिखाया, स्वाभिमान बढ़ा। आपने हवाई जहाज बनाए, स्वाभिमान बढ़ा। मेरा ये कहना है कि अगर आज भारत सरकार, अब मुझे बताइए, इनोवेशन की जहां तक बात है, ईमेल सर्वर बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे! अगर बनाए थे आज ना मेरे पास ये बना पहले तो दे, सभी लोग ईमेल सर्वर अपने बना-बना के चलाते थे। नहीं मैं वही अभी कह तो रहा हूं, जब आज वो भारत सरकार, अगर मैं ये एक ही बात कह रहा हूं सर कि पूरे सिस्टम में आपका nic.in करके आपका ब्यूरोक्रेसी का सर्वर चलता है, ऐसा है कि नहीं चलता है? मेरा ये कहना है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको कौन रोक रहा है कि एक आप और डेटा सेंटर बनाइए, सर्वर वहां लगाइए और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए और बाकी दुनिया के नागरिकों के लिए खोल दीजिए, जैसे आपने यूपीआई खोला है कि भाई देखिए, जो भारत के सर्वर को इस्तेमाल करना चाहता है, उसके सर्वर का नाम है फॉर एग्जांपल nic.in या जो भी है, आप करिए। और प्रधानमंत्री जी बोल दे कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासी अपने सर्वर का इस्तेमाल करें, तो आपको नहीं लगता कि जीमेल यूज करने वाले करीब 25-30% लोग अचानक ओवरनाइट अपना नया अकाउंट खोल लेंगे? और सारे करेंगे, कॉर्पोरेट्स को ये करेंगे कहा वही जाए तो। कि भैया अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है तो आप डोमेस्टिक सर्वर यूज करिए, बाहर के डेटा का हमें गारंटी नहीं है। क्या सर्वर माइग्रेट नहीं करेंगे? कहने का मतलब ये है कि सर हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? मुझे ये बात थोड़ा सा अखरती है कि हम कर क्यों नहीं रहे। इसी तरह से वीडियो देखिए कॉन्फ्रेंसिंग आज वो बहुत क्या है, सिंपल टूल बन गया। वो जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है ना,
उसका उपयोग कर रहे थे सब कि भाई इट इज चीपर एंड ईजियर, अगर एक जगह बन रही है तो वहां से ले लो। आखिरकार सर मैं इंटरनेशनल कह रहा ट्रेड तो हूँ इसी के ऊपर आधारित है ना। सर मैं कह रहा हूँ आप फ्री करिए ना। आपको क्या जीएसटी कम मिल रहा है इस देश में? आज आपके अरबों रुपए हिंदुस्तान से विदेश जा रहे हैं। आप एडवर्टाइजमेंट से अपने सिस्टम को चला सकते हैं। आफ्टर ऑल जीमेल कैसे कमा रहा है? कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि ये जो स्लो डाउन है, ये डिसीजन जो नहीं हो रहे, या तो बता दें कि भाई हम अभी 25 है, हम दिसंबर 25 तक लॉन्च करेंगे, तो हमें भी तसल्ली होगी कि चलो यार ज्यादा अकाउंट जीमेल पे नहीं खोलेंगे, लेट अस वेट फॉर इंडियन सर्वर। लोग उत्सुकता से इंतजार करेंगे, लोग फीडबैक देंगे कि हमको क्या फीचर चाहिए, उस पर चर्चाएं होंगी, अपने आप ब्रांड बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। कंपनियां उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करेंगी कि भाई माइग्रेट करना है तो अपना बैकअप लेना शुरू करो। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बाजार हमारे पास है। तो आप ठीक है डिफेंस में कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने सिस्टम आपने डाल दिए, आम आदमी को क्यों दूर रखा जा रहा है? उसमें किसका इंटरेस्ट है? क्या मोदी जी नहीं चाहते कि मैं और आप इंडियन सर्वर के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें? क्यों हम विदेश के जा रहे हैं? और ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि टीसीएस या इंफोसिस या विप्रो या जियो या एयरटेल एक इंडिया का वर्ल्ड क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्वर, जैसा आप वेबएक्स की बात कर रहे हो, जूम की बात कर रहे हो, या जिस सिस्टम से हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, ये सब सिस्टम अगर नहीं बन सकते तो फिर काय की टेक्नोलॉजी लेके हम बैठे हैं सर? इसका मतलब हम बेसिक में नहीं बना पा रहे। एआई तो फिर बहुत बाद की बात है, ये तो प्री एआई के टेक्नोलॉजीज है। तो मेरा ये सिंपल सवाल इस बात का है, मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूं कि मेरे को एज ए इंडियन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्यों नहीं मिल रही? क्या हम नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं? और रही बात कॉस्ट की, तो जब यूपीआई फ्री चल सकता है, जीमेल फ्री चल सकता है, फेसबुक फ्री चल सकता है, उनके अपने इनबिल्ट रेवेन्यू मॉडल है, उस रेवेन्यू मॉडल पे 150 करोड़ का देश अपना सिस्टम क्यों नहीं बना सकता? चाइना ने बनाया ना, चाइना ने किस तरह से उसको फंडिंग करी, आप भी कर लीजिए। और जब आपने कॉर्पोरेट्स को ये सिस्टम दे दिए, आप कर दीजिए सिटीजन्स के लिए फ्री, और कॉर्पोरेट को बोलिए पर अकाउंट महीने का हम आपसे 10 रुपए लेंगे, आपको इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आपके सारे सर्वर फ्री चलेंगे साल भर। तो कहने का मतलब यह है सर कि मार्केट है, लेकिन जब उसमें एक्शन नहीं दिखता तो वो एक लगता है कि वाई वी आर सो स्लो। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा होगा, सरकार सोच नहीं रही, लेकिन एज ए सिटीजन मुझे भी तो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ट्रंप और रिटेलिएट करेगा तो कर ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है सर? आप ट्रम्प ये तो के कह जो सकते हो कि प्रोडक्ट्स हैं, भाई, ट्रम्प के प्रोडक्ट्स अगर, यानी कि जितने भी टेक प्रोडक्ट्स हैं या एप्स हैं जो भारत में चलते हैं, चाइना में बहुत सारे नहीं चलते, इंडिया में चलते हैं। तो ये जो बोलता चाइना रहता है में ना कुछ कि नहीं साहब ये चलता हमारी सर। हमारी ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये ट्रेड डेफिसिट है या ये लोग जो यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? मैं वही तो कह रहा हूं सर, आज चाइना ने बंद कर रखा है ना, वहां गूगल नहीं चलता ना। मैं भी रशिया गया था पिछले साल। जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर, ना फेसबुक चलता है, ना कैनवा चलता है, ना बाकी सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो हमने क्या किया, वहां पे इंटरनेट चलता है लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलता। तो फिर ये समझ में आया कि यार ये सॉफ्टवेयर ऐसे होने चाहिए जो अब, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम लैंग्वेज की आ जाती है। अगर मेरे पास उस समय इंडियन सॉफ्टवेयर होते तो मैं चाइना जाऊं, इंडिया जाऊं, रशिया जाऊं, दुनिया में कहीं भी जाऊं, मैं अमेरिका के भरोसे तो नहीं था ना। मैं इंडियन हूं, और मैं कष्ट में इसलिए हूं क्योंकि रशिया के अंदर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है। मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहा हूं। चाइना ने सिर्फ चाइनीज सॉफ्टवेयर अलाउ किए कि बाकी आपको कुछ नहीं करने देंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि इस पे जब तक आम आदमी सुबह उठ के मोबाइल उठाए और उसको भारत का सॉफ्टवेयर दिखे कि भारत ओएस, तो अच्छा लगेगा ना सर। मैं सुबह दिन भर में ट्रंप को गाली दूं और शाम को उठा के फिर कहूं कि यार मेरा गूगल नहीं चल रहा, ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है।
इसको सुधारना। भारत की आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ेगी जब आम आदमी को, जैसे यूपीआई में हमें आज की तारीख में वीसा और मास्टर कार्ड हम यूज ही नहीं करते। मैंने तो कभी नहीं किया, कई कई सालों से हो गया। दुबई जाता हूं जरूर, वहां पे डेबिट कार्ड यूज करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड बंद किए हुए मैंने कम से कम 10 साल हो गए, 10 से भी ज्यादा हो गया। मैं यूपीआई यूज करता हूं क्योंकि आई फील कंफर्टेबल। जब मैं भारत का सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूं अपनी डे टू डे पेमेंट के लिए, मैं भारत का ईमेल क्यों नहीं यूज करूंगा? मैं भारत के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करूंगा? कम से कम वहां साइबर सिक्योरिटी भारत के कंट्रोल में होगी। जितने आज साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये कंपनियां कोऑपरेट नहीं करती। सोचो, अरबों रुपए जो साइबर क्राइम का फ्रॉड भारत से बाहर जा रहा है जस्ट बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट कोऑपरेटिंग, ये सब फ्रॉड कंट्रोल हो जाएगा ना सर। तो जो खर्चा हम लोग ये सॉफ्टवेयर बनाने में या प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो आप साइबर फ्रॉड में पैसा बचा लोगे। वो इन्वेस्टिगेशन आपके अंडर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी जी से तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि सर इसको प्रायोरिटी पे लीजिए, ताकि सुबह शाम जब हम सिस्टम यूज करते हैं, हम दूसरों को अपना डेटा दे रहे हैं, दूसरों को हम अपने पैसे दे रहे हैं, हम भारत को देने को तैयार है ना, आप लेने को तैयार क्यों नहीं हो? और आपकी क्या कंपनियां इतनी नालायक हैं? एनआईसी का जो सर्वर है आप उसको देश के लिए खोल दीजिए ना, एक और बना लीजिए सिस्टम। फिर सवाल वही आएगा कि वो जो सर्वर के हार्डवेयर है वो भी अमेरिकन है। वो भी हो सकता है मेक इन चाइना हो, लेकिन अमेरिकन ब्रांड है। चाइना ने यही तो कहा है कि हमें तुम्हारे सर्वर भी नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। आज सीसीटीवी कैमरे हर सरकार हर जगह लगा रही है, सब मेड इन चाइना है। अरबों रुपए के कैमरे हम हर साल लगा रहे हैं सीसीटीवी, भारत में हम क्यों नहीं बना रहे? मतलब बेसिक चीजें है ना सर, ये तो सरकारी टेंडर है और आपको पता है कि बाजार छोटा नहीं है, कोई एक दिन की परचेज नहीं है ये। करोड़ों कैमरे हर साल बिकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ी करी? सोचने की बात है ना सर। तो छोटी थोड़ा छोटी सा बातें हैं सर। एक अमेरिकन इकोनॉमी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आज की स्थिति है अमेरिकन इकोनॉमी की, उसको ये ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी के बाद में आप किधर जाते हुए देखते हैं? सर देखिए, अमेरिका में आपको वहां पे एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि टैरिफ का मतलब है कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ना। दूसरी तरफ अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो जो थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ेगा उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी बढ़ा के कंपनसेट कर देंगे। इंटरनल सिचुएशन वो मैनेज कर लेंगे। बाहर से माल नहीं आएगा, महंगा आएगा, तो थोड़ी जो लोकल इंडस्ट्री है उसका फायदा हो जाएगा। यहां तक तो सब पॉजिटिव है अमेरिका के लिए। लेकिन क्या अमेरिका वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां कर रहा है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि जब बाकी देश भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे तो आपके लिए महंगाई बढ़ेगी, तो अमेरिका का माल नहीं बिकेगा। ऑलरेडी देशों ने शुरू कर दिया है ना सर कि अमेरिका से ना लेकर हम ब्राजील से ले लेंगे, इंडिया से ले लेंगे, चाइना से ले लेंगे, कहीं और से ले लेंगे। तो जो चीज पहले हम अमेरिका से ले रहे थे, हम भी अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि हम अमेरिका के भरोसे क्यों बैठे। तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो इंप्रूव होगी। डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो तो उतनी रहनी है, वो तो स्टैग्नेंट है, वहां तो कोई बहुत बड़ा ग्रोथ है नहीं। जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा वहां पे जरूर आपको थोड़ा बहुत फायदा है, क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है। क्या अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ट्रंप को ये पता है, इसीलिए जिस देश के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका पे 0% टैरिफ। उनको पता है कि वो महंगे हैं। अब सवाल इस बात का है कि 0% टैरिफ लगा के आप वहां डंप करोगे, इसका मतलब तो डंपिंग हो गया। आप टैरिफ लगा ही नहीं रहे, सब्सिडी आप दे के दुनिया भर में आप डंपिंग करोगे। तो जब डंपिंग होगी तो बाकी देशों में, खासकर जैसे एग्जांपल दीजिए यूरोप का, यूरोप में जब आप 0% पे माल भेजोगे, वहां की जो इंडस्ट्री बंद होगी, क्या वो रिटेलिएट नहीं करेगी? क्या वहां पे अनरेस्ट नहीं होगा? क्या वहां की सरकारों को जागना नहीं पड़ेगा? इसीलिए ये जो सिचुएशन है शॉर्ट टर्म में, इट इज लाइक ए बाइंग पीस, कि भाई साल 2 साल तक इसको झेल लो। जब
ट्रंप वापस जाएगा, कितना टाइम रह गया सर? 3.5 साल। 3.5 साल में जब ट्रंप को वापस जाना ही है, रुकना तो है नहीं, तो कुल मिला के आज आपको बात आप कर रहे हो 40 महीने की। 40 महीने झेलना है। इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया लोगों ने, दे हैव टू वेट फॉर 40 डेज। वो टाइम पास हो ही जाएगा, कभी अप्रूवल के चक्कर में, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चक्कर में, कभी लोकल ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा 1 साल के अंदर की क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे सर कि दिसंबर आते आते, क्रिसमस आते आते मार्केट डायनेमिक्स कैसे बदलेगा, क्योंकि वो पीक शॉपिंग टाइम है। तब पता लगेगा कि उस समय क्या माल कहां से कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, क्या शॉपिंग हुई, क्या ट्रेड डेफिसिट हुआ। तो नया जो फाइनेंशियल ईयर वर्ल्ड का शुरू होगा जनवरी 2026, तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो सब नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये धीरे धीरे सब सेटल हो जाएंगे। तो जनवरी के बाद से आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि इस टैरिफ का असर क्या। आपका क्या अनुमान? मेरा अनुमान यह है कि सर वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, गिरेंगे, क्योंकि कैपेसिटी अभी तक क्या था वर्ल्ड में, आप ये देखिए सर, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था। अमेरिका को जो माल चाहिए था चाइना से ले रहे थे, इंडिया से ले रहे थे, इंडिया को जो चाहिए था वो चाइना से ले रहे थे, अमेरिका से ले रहे थे, ये सब चल रहा था। अब इंडिया ने अपने यहां कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब चाइना की मान लीजिए सरप्लस कैपेसिटी हो जाती है, तो क्या होगा? प्राइसेस तो वर्ल्ड मार्केट में गिरेंगे ना सर। तो जब वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस गिरेंगे तो ओवरऑल फिर डायनेमिक्स बदलेगा। ट्रंप साहब ने जो 15% टैरिफ लगा दिया, अगर 20% प्राइस गिर गए तो 15% टैरिफ का क्या मतलब रहा? फिर वहीं आ गए वापस, फिर वहां पे ट्रेड डेफिसिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट आप कर नहीं पा रहे। आपने 15% 20% टैरिफ लगाया, 20% दुनिया के रेट गिर गए, आपके टैरिफ का मतलब जीरो हो गया। तो ये जो डायनेमिक्स होना है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सरप्लस कैपेसिटी क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में श्रिंक होंगी, बढ़ेंगी नहीं, रेट इंडस्ट्रियल गुड्स के कम होंगे, एग्रीकल्चर में जरूर चैलेंज रहेगा। भारत जैसे देशों को जो अपने यहां से कमोडिटी एक्सपोर्ट करते थे, तो हमें जो थोड़ा बहुत मिलता था वो, और भारत के लिए बाजार जो है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा जो सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी कि हम जो एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं किसानों को, वो कभी मिलने वाला है नहीं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर हर सरकार की पॉलिसी है। कोई देश नहीं चाहता कि फूड इंपोर्ट करे, वो वही चीज इंपोर्ट करते हैं जो वो पैदा नहीं कर सकते, और जो वो पैदा कर रहे हैं उन सब में नए बीज, नई खाद, नए पेस्टिसाइड लाके अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब हर देश अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो कौन किसको बेचेगा? तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ेंगे नहीं। भारत के लिए चुनौती रहेगी खेती में, कि हम किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं या खुशहाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमारे यहाँ पे हर साल, जो चाहे हम कुछ भी बोले, आर&डी कितनी भी हम क्लेम कर लें कि अच्छी है, हर साल हमें एमएसपी इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर साल बढ़ रही है। हमारी टेक्नोलॉजी उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के काबिल नहीं है, और उस चक्कर में हमें एमएसपी बढ़ाना पड़ रहा है। और जब हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं तो आपका एग्रीकल्चर आयात बढ़ रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार आपका सस्ता है। हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे, हर साल इंपोर्ट बढ़ेगा। 5 साल बाद हिंदुस्तान के किसान का माल कौन खरीदेगा और किस रेट पे खरीदेगा, मुझे लगता है इस पे संसद में गंभीर चिंता होनी चाहिए। और भारत की चुनौती सबसे बड़ी वही है। बाकी चीजों में मेरे को टेंशन नहीं है। टेक्नोलॉजी में ठीक है, आपने यूपीआई के सर्वर बनाए, लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, जीमेल भी कर लेंगे, ऑफिस भी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी हो जाएगी, कारें भी आ जाएंगी, सब हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आपकी खेती की वायबिलिटी। और वायबिलिटी कंज्यूमर दे भी दे, लेकिन जो बीच में आपने 2 सबसे बड़ी समस्याएं किसानों के लिए खड़ी कर रखी हैं, एक एपीएमसी और दूसरा एमएसपी, ये आपके पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर रहा है। किसान को बाजार समझने नहीं दे रहा और कंज्यूमर को मजबूर कर रहा है कि वो आयातित सस्ता माल खाएं।
एग्जाम्पल आपके सामने दालें हैं, एग्जाम्पल आपके सामने खाने का तेल है, मसाले हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है चिकन इंपोर्ट हो, फिश इंपोर्ट हो, बाकी चीजें इंपोर्ट हो, क्योंकि आप तो रेट बढ़ाए जा रहे हो हर चीज के। तो ट्रेडर क्या कहेगा कि जब आप मेरे को मजबूर करोगे कि एमएसपी पे खरीदो, तो मैं कहूंगा मैं खरीदता ही नहीं। खरीदूंगा तो एमएसपी दूंगा ना। जब मैं खरीद ही नहीं रहा हूं, मैं आयात कर रहा हूं, आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? कस्टम ड्यूटी लगाओगे। ट्रंप उसी को लेकर तो चिल्ला रहा है कि आप अभी दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, 39% ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर पे है, और कितनी बढ़ाओगे? और फिर आप जब कस्टम ड्यूटी एमएसपी बढ़ाते हो तो आपके यहां इन्फ्लेशन बढ़ता है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार खुद ही टैरिफ कम कर देती है। एग्जाम्पल है आपका पल्सेस और ऑयल्स। तो एक तरफ आप एमएसपी बढ़ा रहे हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप आयात बढ़ा रहे हो। मुझे तो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। और जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो ताकि डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस गिरे रहें। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ट्रंप से ज्यादा आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में भी सोचना होगा। नहीं तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल सिरदर्दी ये हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स काम नहीं कर पाएंगी, हर समय आप सिर्फ अपीसमेंट पॉलिटिक्स में फंसे रहोगे, देश कैसे तरक्की करेगा? यह सबसे बड़ी चुनौती। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।